प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं सलमान हसन। नाज़रीन, इस वक्त एक अहम जो मामला है वो है पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को लेके, यानी कि जो इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो इंतहाई मखदूश हैं। जो अफवाज पाकिस्तान है वो अपनी भरपूर इस वक्त कोशिश कर रही हैं कि इन इलाक़ों में अमन कायम किया जाए और इसके लिए जहाँ तक जाया जा सकता है वहाँ तक हर मुमकिन कोशिश की जाए। अब इसमें कुछ बातें ये भी की जाती हैं कि जो पॉलिटिकल इख्तलाफ है एक सूबे को लेके, यानी सूबा खैबर पख्तूनख्वा को लेके और विफाक को लेके, वो भी एक बड़ा अहम रोल इसमें प्ले कर रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेज पर नहीं हैं। अब उन स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर लाने के लिए क्या किया जा रहा है या क्या किया जा सकता है, इसकी एक मिसाल हमने देखी जब पिछले दिनों फील्ड मार्शल मुनीर साहब जो हैं वो पेशावर गए और वहाँ जाकर उन्होंने जो अमायदीन थे उनसे मुलाकात की, मशरान से मुलाकात की और वहाँ से ये तासुर आया कि जो खैबर पख्तूनख्वा के करता धरता हैं, जो लोग हैं वहाँ के, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पाक फ़ौज के साथ एक पेज पर हैं। लेकिन जो एक जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ये तासुर देती है कि ये जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, जिस तरह से ये सूरत हाल चल रही है, इससे अमन व अमान कायम नहीं हो रहा। तो इसी सिलसिले में हमने देखा कि एक तरफ तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो मुज़ाकरात हैं वो पहले दोहा, उसके बाद इस्तांबुल में जो है वो जारी रहे, फिर अब दोबारा 6 तारीख को जो है वो तुर्की में ही ये मुज़ाकरात होंगे। और जो वहाँ से ख़बर आई थी वो यही कि जो पाक और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो जंगबंदी हुई थी वो जंगबंदी दरअसल कायम रहेगी और मज़ीद इस पर जो भी बात गुफ्तगू होगी वो 6 तारीख को होगी। तो बहरहाल वहाँ से तो जो भी ज़ाहिर है अभी ख़बरें आएंगी क्योंकि बड़ी अहम है, लेकिन आज एक प्रेस ब्रीफिंग जो है उसका इनेकाद किया गया और DGISPR साहब की जानिब से ये जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनको ब्रीफ़ किया गया मौजूदा सूरत हाल को लेके, और उसमें कुछ बातें जो हैं वो क्लैरिटी के साथ बताई गई और उसमें ये बताया गया कि जी एक तो ये जो TTP है ये अफ़गान तालिबान की एक शाख है और TTP ने अफ़गान तालिबान के अमीर के नाम पर बैत की हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि जी जो जराइम पेशा और दहशत गर्द ग्रुप हैं वो मुल्क में जराइम और स्मगलिंग रोकने में असल रुकावट हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया इस ब्रीफिंग में कि जी अफ़गानिस्तान से बड़े पैमाने पर मनशियात पाकिस्तान स्मगल की जा रही हैं और एक मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर अफ़गानिस्तान के लिए आपकी मोहब्बत जाग रही है तो फिर आप वहीं पर चले जाएँ। ये क्यों कहा गया, किस मौके पर ये बात जो है वो की गई, उस पर भी हम शामी साहब से जो है वो पूछेंगे, बात करेंगे। लेकिन उन्होंने न सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि भारत का भी जो है वो प्रेस ब्रीफिंग में जिक्र किया और बताया कि जी भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और भारत ने ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा में जो कुछ करना है करे, भारत जान ले कि इस बार जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। तो और वाज़े कर दिया बिल्कुल एक जो पॉइंट बार बार पाकिस्तान उन मुज़ाकरात में कर रहा था जो कि अफ़गानिस्तान अफ़गान तालिबान के साथ हो रहे थे कि पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफ़गान सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के लिए यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल ना हो। बहरहाल पिछले दिनों हमने देखा कि जो अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, उन्होंने भी पाक फ़ौज और जो सियासी हुकूमत है इसमें दरार डालने की एक मुबैना कोशिश की है। तो ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पर जो है वो हम बात करेंगे। हमारे साथ आज ख़ास तौर पे मौजूद हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। वेलकम करते हैं नियाज़ी साहब आपको। सर एक बार फिर नियाज़ी साहब बिल्कुल वाज़े कर दिया गया है पाक फ़ौज की तरफ से कि दहशत गर्दों से तो कम से कम कोई बात नहीं होगी, लेकिन आपको लगता है कि जो एक खलिश बाकी थी और जो बार बार जो KP की हुकूमत कह रही थी कि जी हम एक पेज पर नहीं हैं, वो खलिश अभी भी बाकी है? देखिए जी, चूँकि बदकिस्मती से KP के जहाँ तक आप बात करते हैं वहाँ तो चूँकि बड़ी हद तक सियासत जो है इन्वॉल्व हो चुकी है और जहाँ सियासत आती है तो ये फिर अगेन और दूसरी बदकिस्मती होती है कि वहाँ पे आप सियासी मफादात के तहत आप बहुत सारे जो कौमी मफादात हैं वो कुर्बान करने पड़ते हैं। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर हमारे इस दहशतगर्दी ने क्या जो हंगाम खड़ा किया हुआ है, किस तरीके से एक पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है कि हमारे नौजवान हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे आम शहरी हैं, मासूम शहरी हैं, पूरी तो उनको बगैर देखे बलूचिस्तान में देखें तो एक तरह की टेररिज्म चल रही है, KP में आए तो यहाँ फितना खवारिज है, वहाँ पे
फितना हिंद है, तो ये सारी, लेकिन किसको नहीं पता कि इनके पीछे डांडे जो हैं वो हमारे उन मुल्क उस दुश्मन मुल्क ने जो रोज़ अव्वल से पाकिस्तान के खिलाफ इन साजिशों में मुलविस रहा है। पहले दिन से 1947 से जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, तो तब मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी साजिशें शुरू की और फिर वो उसके साथ ही यहाँ पे शुरू कर दी। 1948 में जलालाबाद के ऊपर जो रेडियो पख्तूनिस्तान, आज़ाद पख्तूनिस्तान का नारा लगाया और वहाँ पे तब से एक इन्होंने आज़ाद पख्तूनिस्तान की एक तहरीक जो वहाँ से जन्म लेती रही। अब इस पैराए में अब आ गया यहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान। बड़ा आपने अभी जो इंट्रो दिया है, शामी साहब हमें ज़्यादा तफसील से बताएंगे। मैं सर अगर आप इजाज़त दें, शामी साहब हमारे साथ हैं, तो वहाँ उस प्रेस जो ब्रीफिंग हुई है उसमें ज़ाहिर शामिल थे, वहाँ पर मौजूद थे, तशरीफ़ फरमा थे, तो उन्हीं से जो है वो ज़रा पहले कुछ तफसीलात ज़रा मालूमात हासिल करते हैं। शामी साहब सर वेलकम। ये फरमाइएगा कि क्या, एक तो ये कि वजह थी आज जो बुलाया गया सीनियर सहाफ़ियों को, क्या बताया गया और क्या कुछ सवालात हुए, क्या जवाब मिले, तसल्ली तशफ़ी हुई सबकी? देखिए, आज DGISPR ने कोई 2.5 घंटे अखबार नवीसों से गुफ्तगू की है और एंकर पर्सन से, और उन्होंने मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। और इस वक्त अफगानिस्तान से जो हमारे ताल्लुकात का मामला है और फिर जो दहशत गर्दी हो रही है अफगानिस्तान से, उस पर तफसील से रोशनी डाली, बलूचिस्तान की सूरत हाल पर और फिर इंडिया के मामलात पर। और उन्होंने बताया कि ये जो टेररिज्म हो रहा है, ये इसका एक उसकी बड़ी वजह मुनशियात हैं और खैबर और तीरा में तकरीबन 12,000 एकड़ रकबे पर मुनशियात काश्त की जाती हैं, यानी पोस्ट काश्त की जाती है जिससे फिर तरह तरह की मुनशियात बनती हैं। और इस 1 एकड़ से जो मुनाफा हासिल होता है वो 18 से 25 लाख रुपए तक है। तो इसलिए ये जो और ये मुनशियात और ये जो पोस्ट के खेत हैं, इनको तल्फ करना ये पाकिस्तान के अदारों की एक जिम्मेदारी है और वो मुसलसल इस काम में मसरूफ रहते हैं। और उन्होंने वो फुटेज भी दिखाई जो एक दिन पहले जो इनको ये फसल जो थी उसको तल्फ किया जा रहा था। तो यहाँ से जो पोस्ट काश्त होती है, फिर अफगानिस्तान में उस पर तैयारी होती है, उसकी मुख्तलिफ तरह की मुनशियात से बनती हैं, फिर दुनिया भर में वो स्मगल होती हैं और पाकिस्तान में भी स्मगल होती हैं। तो इस तरीके से जो दहशत गर्द हैं और एक बात सियासी अनासर हैं और दूसरे जो जराइम पेशा लोग हैं, ये उनकी एक मुसल्लस बनी हुई है। और वो इससे अफगान तालिबान जो हैं वो भी, उनको भी फायदा होता है। वो इससे जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो भी इनसे भत्ता वसूल करती हैं, वो उसको उशर कहा जाता है। अब ये एक बड़ी वजह है, यानी अफगानिस्तान के साथ जो कशीदगी है और जो दहशत गर्दी है, उसमें एक बड़ा हाथ जो है इस माफिया का है और इस यानी मुनशियात के स्मगलर्स का है। और शामी साहब, क्या इसमें सियासी तौर पर भी जो है वो यानी कि इसकी कोई बैकिंग है, इस तरह की कोई बात हुई? हाँ, सियासी अनासर, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी सियासतदान का या किसी सियासी जमात का, लेकिन उन्होंने कहा कि सियासी अनासर ऐसे मौजूद हैं जो इनकी पुश्तिबानी करते हैं, जो इनको प्रोटेक्शन देते हैं और जो इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सरगर्म हो जाते हैं। जहाँ तक सियासी जमातों का ताल्लुक है, उन्होंने किसी भी सियासी जमात पर तनकीद करने से गुरेज किया और किसी का नाम भी नहीं लिया। हत्ता कि जब उनसे बार बार सवालात हुए कि जो खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं सोहेल अफरीदी, उनके पास बयानात की तवज्जो मबज़ूल कराई गई, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सोहेल अफरीदी जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं और इस लिहाज से मैं और कोई बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि सियासी जो बयानबाजी है उसमें हम शरीक नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि जो बलूचिस्तान में भी ईरानी तेल स्मगल होता है और दूसरे कई चीज़ें स्मगल होती हैं, लेकिन वहाँ बहुत हद तक काबू पा लिया गया है और अब बलूचिस्तान में सिर्फ वही तेल आता है ईरान से जिसकी बाकायदा इजाज़त दी जाती है और जो परमिट इशू किया जाता है। तो ये गठजोड़ जो है उसकी वजह से फिर जब ऑपरेशन होता है तो उसकी मुखालफत होती है
और उन्होंने कहा कि इस रवां साल खैबर डिस्ट्रिक्ट में 198 अफराद शहीद और जख्मी हुए हैं और इस अजीम कुर्बानी की जो जिम्मेदारी है वो सियासी, क्रिमिनल और दहशतगर्दों के गठजोड़ पर आयद होती है। अच्छा शामी साहब, एक और बात जो यहाँ पर जो हमें ज़ाहिर पता लगी वो ये कि DGSPR ने कहा कि जी एक तो अफगान तालिबान को पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स था वो फौरी और मौसर था, यानी हम ये समझें कि जो टेबल पे आने पे मजबूर किया, जिस तरह से मुज़ाकरात हुए दोहा में, उसके बाद इस्तांबुल में, तो उसकी वजह यही थी जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया और पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। एक चीज़ सर जो और कही है, मैं चाहूँगा उस पर भी आप ज़रा रोशनी डाल दें, वो कि जी अफ़गानिस्तान से जुड़े मामलात का हल सिर्फ वो हुकूमत है जो अवाम की नुमाइंदा हो, और ये बात सियासी तौर पे भी जो है वो ये पिछले दिनों जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो सामने आ रही थी कि जी ये तो एक काबिज़ हुकूमत है, यानी कि ये एक बस एक तरह की एक डिफेक्टो ये कह लें कि हुकूमत है। तो स्टांस है क्या अफवाज पाकिस्तान का इस वक्त के ये जो हुकूमत है, ये जो तालिबान जिनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये काबिज़ हैं, इनसे फिर बातचीत क्यों हो रही है सर? देखिए, ये अफगान हुकूमत जो है ये अबूरी इंतजामिया है और जो दोहा का एग्रीमेंट है उसमें भी इसको अबूरी इंतजामिया का नाम दिया गया था और ये एक मुस्तकिल जो है एक हुकूमत को अभी वहाँ कायम होना है और अफगानिस्तान में एक वसी तर मुफाहमत के नतीजे में, वसी तर इत्तेफाक के नतीजे में एक मुस्तकिल हुकूमत का क़याम अमल में आना है। तो लेकिन यानी जहाँ तक मौजूदा हुकूमत का ताल्लुक है तो क्योंकि काबल पे उसकी हुक्मरानी है और पाकिस्तान की रवायत ये रही है कि जो काबल का हुक्मरान होता है उससे बातचीत की जाती है और उसी से मामला किया जाता है। तो ये मौजूदा हुकूमत क्योंकि काबल पर हुक्मरान है इसलिए इससे बातचीत की जा रही है और इसके साथ मामला जो हैं उनको दुरुस्त रखने की कोशिश की जा रही है। अगरचे ये कोई मिसाली मामला नहीं है लेकिन ये जरूरी बात है कि वहाँ अफगानों की एक नुमाइंदा हुकूमत कायम हो जिसको वसी तर हमायत हासिल है, लेकिन जब तक वो हुकूमत कायम नहीं होती ये इंतजामिया जो है वो बहरहाल काबल के हुक्मरान के तौर पर इससे मामला करना पड़ेगा और मामला किया जा रहा है। तो उन्होंने ये भी बताया कि ये जो यानी इस ऑपरेशन में यानी 1667 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं और 2025 में जो आदाद-ओ-शुमार हैं यानी जो इंफॉर्मेशन बेस्ड जो है इंटेलिजेंस बेस्ड जो कार्रवाई हुई है वो 62,113 कार्रवाइयां हुई हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब यह है रवां साल जो ऑपरेशन किए गए तो 208 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हुए हैं रोजाना 208 हुए हैं और इसमें जो टेररिस्ट कार्रवाइयां हैं इंसिडेंट हुए हैं वो 4,373 हैं और इसमें जो टेररिस्ट मारे गए हैं वो 16। अच्छा शामी साहब, सर साथ ही रहिएगा शामी साहब, एक तो हमें जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है, हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं डॉक्टर कमर चीमा साहब की तरफ जाऊँ या न्याजी साहब की तरफ, मैं शामी साहब ये पूछना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू जो है वो एक निजी चैनल के ऊपर चला, जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब हैं, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि जी पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहती है लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ताल्लुकात को बेहतर बनाने की इन कोशिशों को नाकाम बना रही है। शामी साहब, इस बारे में कोई सवाल हुआ, कोई रद्देमल आया कोई आज DGSPR की तरफ से? देखिए, उनका कहना यह था ये तो जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है वो अफगानिस्तान से भी चलाई जा रही है, इंडिया के साथ भी इंडिया से भी चलाई जा रही है, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है हुकूमत में और फौज में बिल्कुल एक कोई इख्तलाफ नहीं है इस मामले में और सब यकसू हैं। और ये जो प्रोपेगेंडा होता है अफगानिस्तान की तरफ से इसको तो जाहिर है कि इसको अहमियत हमें नहीं देनी चाहिए। वो तरह तरह की यानी सदर पुतिन का एक जाली बयान नशर कर दिया गया, इसी तरह एक रूसी टैंक जो है उसको पाकिस्तानी टैंक बनाकर पेश कर दिया गया और तरह तरह की फेक न्यूज जो है वो फैलाई जाती हैं और उसका सवाए इसके के जो फैलाने वालों को उससे शर्मिंदगी हो और कुछ हासिल नहीं होता। ठीक है, शामी साहब से साथ ही रहिएगा। कमर चीमा साहब, सर
एक तो ये कि जो पाकिस्तान है उसने, इसका मतलब ये है कि जो ये तर्जुमान हैं तालिबान के ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब, इनसे एक मंसूब जो है वो बयान चल रहा था कि जी इस्तांबुल मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तानी फ़रीक जो हैं उनको बताया गया कि तालिबान अबूरी हुकूमत ऐसे अफराद को मुल्क बदर करने के लिए तैयार है जिन्हें इस्लामाबाद सिक्योरिटी के लिए ख़तरा समझता है, लेकिन बकौल उनके कि पाकिस्तान ने ये पेशकश कबूल नहीं की। इससे पहले जो है वो इसकी तरदीद की जो हमारी वजारत इत्तलात है उसकी तरफ से की गई, और अब भी ऐसे ही लग रहा है कि ये बिल्कुल डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। ये इंटरव्यूज़ के ज़रिए या जो भी सोशल मीडिया डिजिटल अकाउंट्स हैं, जो अभी शामी साहब भी जिसका जिक्र कर रहे थे कि डिसइंफॉर्मेशन की बात जो है वो की गई है। अब सर आपके नज़दीक होना क्या चाहिए, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं DGISPR कि अफ़गानिस्तान से जुड़े मामलात का हल सिर्फ वो हुकूमत है कि चूँकि अवाम की नुमाइंदा हो, तो फिर बात कैसे होगी, फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? जी बिल्कुल, थैंक यू सलमान हसन साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पता है ना कि अफगान तालिबान बंद कमरे में तो ये कहते हैं कि TTP हमारे पास है, हमें पैसे दो और हम इस TTP को पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से शिफ्ट करें अफगानिस्तान के अंदर। आपको पता है ना इस चीज़ का कि कतर और UAE ने पहले पैसे दिए थे इनको, और इन्होंने कुछ घर बना के दिए भी थे TTP के लोगों को। आपको इस चीज़ का भी पता है कि ये बंद कमरे में कुछ और कहते हैं और बाहर अपनी आवाम के सामने और कहते हैं। बंद कमरे में तो कहते हैं हम बिल्कुल ठीक है, इनको मैनेज करते हैं, इनको अभी भी इन्होंने अब रेजिडेंशियल एरियाज में लेके जा रहे हैं, अब TTP के लोगों को लेके जा रहे हैं अफगानिस्तान, काबुल के अंदर, कंधार के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर, ये उन घरों के अंदर लेके जा रहे हैं जहां पे आबादियां हैं। अब आप उनको ये है कि अगर ये पाकिस्तान को ऐसी स्ट्राइक करेगा तो कोलैटरल डैमेज होगा। यानी कि आप TTP का माइंडसेट चेक करें कि वो अफगान तालिबान का माइंडसेट चेक करें कि वो TTP को बचाने के लिए अपने शहरी जो है वो कुर्बान करने को तैयार है। गो कि अभी तक पाकिस्तान की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आप सिर्फ उनकी सोच चेक करें। सो इनके ऊपर ना जाएं। ये तो एक रशियन टैंक को जो है वो पाकिस्तानी टैंक कह देते हैं, फेक न्यूज वो समझते हैं, क्योंकि नहीं नहीं ये भी इनसे भारत से दोस्तियां हो रही हैं, तो जो इंडियन मीडिया से इन्होंने सीखा वो उस तरह की बात समझ रहे हैं, कर रहे हैं। शायद अगर फेक न्यूज फैलाएंगे तो जो है वो उनका पैगाम जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखें, अफगान तालिबान को इस चीज को मेक श्योर करना है कि अगर उनके पास ये दहशतगर्द हैं तो दें हमें, क्यों ना ले पाकिस्तान उनको एग्जीक्यूट करेगा, उनको कोर्ट में रखेगा, उनके खिलाफ एक्शन लेगा जो कानूनी एक्शन है। तो मैं समझता हूं ये सारी की सारी जो अप्रोच है ये कंफ्यूजन फैलाई जा रही है, एक बात। दूसरा, जो असल इशू है उससे हटा जा रहा है। असल इशू क्या है कि दुनिया के सामने ये मानते हैं कि हमारे पास TTP के लोग हैं और उन्होंने इन लोगों की बैत भी की हुई है, और TTP और TTA में कोई फर्क नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इस सारे प्रोसेस के अंदर ये सिर्फ कंफ्यूजन, क्योस, अनसर्टेनिटी और इस तरह की चीजें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मौकफ पता लगे कि शायद हम तो देना चाहते हैं, वो लेते नहीं। भाई चीमा साहब, सर आपने जो पॉइंट दिया ना, आपने पॉइंट दिया, मैं जरा ये न्याय साहब की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, आप साथ ही रहिएगा। न्याजी साहब, सर अगर जैसे DGISPR करेंगे TTP जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो अफगान तालिबान की एक शाख है, तो फिर हम ये दरख्त से कैसे उम्मीद रखें कि वो अपनी शाख खुद काट देगा? और अगर ना किया ऐसा तो फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है कि अब दरख्त को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा? फ्रैंकली स्पीकिंग सलमान, मैं तो बहुत जिसको कहने दे कि हैरतज़दा हूँ, बल्कि अंगुश्त पर दंदा हूँ। मुझे एक छोटे आज ही मुझे खबर, मैंने इससे पहले ये सौनी कराई गई थी जो शामी साहब ने अभी हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है जी जी, कि वहाँ पे पोस्ट की काश्त हो रही है। अच्छा, जो पोपी है जो जिसको वो काश्त कर रहे हैं, आपको ये पता है कि ये जब 1996 के अंदर अफगानिस्तान में तालिबान की जो असल जो इनके फाउंडर ऑफ तालिबान है मुल्ला उमर, उनकी हुकूमत कायम हुई थी, तो ये ग्रेजुअली ख़त्म की और 2000 के अंदर जो 70% ये 1996 में वर्ल्ड की जो पोस्ट की काश्त पोस्ट होते वो प्रोड्यूस कर रहे थे, उन्हें इसको ज़ीरो कर दी। अब मैं ये कतई नज़र इसमें क्या था, वो जानी कि जो रहनुमा असूल मुल्ला उमर साहब ने तय किए थे वही इसका मतलब है कि ये उनके फतवों की निगेशन हो रही है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग फतवा था कि इसको दुनिया ने बावजूद के उनके खिलाफ जंग बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली थी, इससे आज तक एडमायर करते हैं कि एक मुल्क जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट कास्ट करता था 2000 में सिफर कर दी, इनकी सारी इकॉनमी 60-70% पोस्ट के ऊपर डिपेंड करती थी। अब ये हमारे ये और पहले भी हमारे ट्राइबल एरियाज में जो जब उनको एक और स्टेटस हासिल था
तो वहाँ पे भी ये काश्त होती थी और ये पाकिस्तान के अंदर ड्रग सप्लाई वहीं से आती थी, ये जितने हेरोइन वगैरह और बाकी इस तरह की जो भी चर्स, ओपियम वगैरह। अब आ जाएं जब इसके साथ दूसरी तरफ आ जाए कि जो ये पूरा ग्रुप है, ये यकीन मानो कि ये पाकिस्तान की गोद में या पाकिस्तान की कोख से एक लिहाज से हमारे दीनी इदारों की कोख से जन्म लिया इस ग्रुप ने, और फिर हमारी गोद में पला बढ़ा है। फिर उसके बाद नामसाइद हालात की वजह से हमने इनके लिए बहुत अजाब भी झीला और उन्होंने भी झीला। अब ये मैं ज़्यादा बहस में नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे ये बात मेरी समझ से बलतर है कि कौन सी उस्ताद आप पढ़िए कि यकदम वो हर वो चीज़ वायलेशन भी हो रही है, मुल्ला उमर के जो फतवा हैं उनकी जो, और दिलचस्प बात ये है कि मुल्ला उमर के जो बेटे हैं, लड़ा भी जा रहा है, और हमारे मुल्ला याकूब साहब वो एक तरफ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, वो यानी कि तुर्की में या दोहा में, वहाँ पर दोहा में सॉरी जब वो थे तो वहाँ उन्होंने मुज़ाकरात भी किए, तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प मेरा ख्याल है जी। मैं एक दूर की कौड़ी लाता हूँ, और दूर की कौड़ी ये है कि मेरा दिल अंदर से नहीं मानता। मुझे चूंकि जो बैन अवी तल्लुकात होते हैं, जियो पॉलिटिक्स होती है, इसमें बहुत सारे अवामिल होते हैं, खसूसन सीरिया के ऊपर दाइश ने और अलकायदा ने और कुर्दिस्तान की आज़ादी मूवमेंट ने, और चार से थी, और उन्होंने जाके 4 दिन में एक बहुत बड़े मुल्क को, जिसमें बहुत बड़ी फौज थी, इसराइल के बाद सबसे बड़ा मुल्क था सीरिया, उसको 4 दिन में ढेर हुआ। ऐसा ढेर हुआ कि हाफिज अल असद को चंद घंटे पहले तक नहीं पता था कि उसके इक़्तिदार निकल चुके हैं, जहाँ पे रूसी हथियार मौजूद है, जदीद ड्रोन है, जदीद जहाज है। तो मेरा ख्याल है कि पत्नी अंदर कहानी कुछ और हो, लेकिन वट एवर जो सामने बताई जा रही है, जो की जा रही है, वो तकलीफ दे है कि जिन लोगों को हमने पाला पोसा, और वो कहते हैं हमारी बिल्ली हम ही में आऊँ, और वो हमने उनसे मांगा क्या, लिया क्या, सिवाय यही है कि हमारे मुल्क के अंदर वो मासूम शहरियों को ना मारे, हमारे फौजी, हमारे नौजवान बेचारे इतनी जान जोखिम में डाल के खामखा बजाय वो किसी काफिरों के खिलाफ लड़ते और फतह हासिल करते, वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ लड़ के वो भी जाने दे रहे हैं और वहाँ पे भी जाने ले रहे हैं। तो एक बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल से है। माना कि उन बेचारों पे 40 साल एक जंग है, उनके नफसियाती मसाइल कुछ और होंगे, क्योंकि एक मुल्क जिसमें 40 साल से 45 साल से प्रैक्टिकली सिविल वॉर है, 1978-79 से। ठीक है सर, नहीं सर साथ ही रहिएगा। मैं जरा शामी साहब की तरफ मैं जरा जाना चाहूँगा। शामी साहब अगर आप मुझे सुन रहे हैं सर, एक तो ये बताइएगा कि ये जुमला किस मौके पे कहा गया DGISPR की तरफ से कि जी अफगानिस्तान के लिए अगर मोहब्बत जाग रही है तो आप वहीं चले जाएं, और किसके लिए था, और दूसरा कोई वे फॉरवर्ड जो है वो क्या दिया गया है? शामी साहब ये सारी बातें, ये जो मनशियात की स्मगलिंग है, जो इसमें दहशतगर्दी है, इस सब को लेके वे फॉरवर्ड जो है वो क्या दिया गया? नहीं, यानी ये बात तो उस वक्त कही गई जब लोग जो हैं, जो मुख्तलिफ लोग जब ये जो अनासर ये कहते हैं कि अफगानिस्तान का से हमदर्दी रखते हैं या उसके बयानियों को फोकसियत देते हैं या ये समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो वो वहाँ चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसको तो वो तो उसका मौका बिल्कुल वाज़ेह है, और उसके अफगान तालिबान को दहशतगर्दी को रोकना है, और वो उन्होंने इसका वादा किया है और उसका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाना है, और अगर वो नहीं रोकेंगे तो फिर पाकिस्तान जो है अपने तौर पर कार्रवाई करने का मजाज होगा और उन दहशतगर्दों को रोकेगा। अगरचे कि ये भी, जैसे कि अभी कमर कीमा साहब कह रहे थे, DGISPR ने ये बताया कि वो जो दहशतगर्द हैं उनको वो मुख्तलिफ शहरी इलाकों में आबाद कर रहे हैं, ताकि उनके ऊपर जब हमला हो तो उससे शहरी आबादियां जो हैं वो भी मुतासर हों, तो उसके पर वो ये एहतजाज कर सकेंगे ये शहरी आबादी को निशाना बनाया गया है। लेकिन पाकिस्तान बहरहाल इस मामले में वाज़ेह है कि वो अफगान तालिबान को दहशतगर्दी को हर कीमत पे रोकना है, और उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि हम ये जो लोग पाकिस्तानी तालिबान हैं, हमको उनको लेने पर बिल्कुल तैयार हैं। हम अफगानिस्तान उनको हमारे हवाले करे और हम उनको अपने पास रखेंगे, और जो भी फिर उनके साथ मामला कानून के मुताबिक होगा वो करेंगे। एक बात उन्होंने ये भी वाज़ेह की कि भाई कि जो अमेरिका है, ये भी एक प्रोपेगेंडा हो रहा है कि अमेरिका की ड्रोन हमले, अमेरिकी ड्रोन जो हैं वो भी हमले कर रहे हैं अफगानिस्तान में। उन्होंने ये बिल्कुल वाज़ेह किया कि अमेरिका के साथ किसी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग या कोई समझौता नहीं हुआ कि वो अफगानिस्तान में अमेरिका कोई कार्रवाई करे। ना अमेरिका का कोई ड्रोन जो है पाकिस्तान की सरजमीन से उड़ा है,
ना अमेरिका के साथ कोई इस तरह का हमारा मामला हुआ है और ना ही हम किसी ठीक है शामी साहब। सर मैं क्विकली जरा चीमा साहब से मैं पूछना जा रहा हूँ, ब्रेक पे जाना है। चीमा साहब, जो अब मुज़ाकरात होंगे यानी कि 6 तारीख से, उनका मुस्तकबिल फिर आप क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि इन तमाम बातों के बाद फिर उनकी तरफ से ये कहना कि जी ख्वाजा आसिफ साहब के जो बयानात हैं उसकी वजह से मामलात और ख़राब होते हैं, उसमें एहतियात बरतनी चाहिए, इस तरह की बातों से जो है वो इज्तनाब करना चाहिए, आपको लगता है कि हम कोई यानी कि उससे पॉजिटिव उम्मीद रखें कि उसका कोई हल निकलेगा और ये बैठेंगे इन टॉपिक्स, इन बातों को लेके, इन पॉइंट्स को लेके? सलमान भाई, एक मैं कमेंट पहले करना चाहता हूं, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं उसका। कमेंट ये करना चाहता हूं कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है ड्रग्स की, हाँ जी, देखें जिस मुल्क के अंदर अगर हमारे यहाँ 12,000 एकड़ पे एक किसान जो है वो ड्रग काश्त करके तो 25 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो क्यों ना आपके जो है वो 500-600 से ज्यादा आपके फौजी शहीद हों। आपके फौजी शहीद होंगे बिकॉज के वहां पे ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है ड्रग्स की, इसकी वजह से है। अब पूरी दुनिया के अंदर इतनी फार्मिंग के तरीके आ रहे हैं, ये तो हमारे लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए और पॉलिटिकल प्लेयर्स को चाहिए कि जहां जहां पे ये ड्रग्स काश्त हो रही हैं तो वहां पे उनको एक्शन लेना चाहिए। ये तो नहीं है कि अगर वहां पे लोकल्स जो हैं वो टेररिस्ट के साथ मिलके पॉलिटिकल पैटर्नेज के साथ इस तरह के धंधे में इन्वॉल्व हैं और नुकसान किसका होगा, फौज का और अवाम का होगा। मैं समझता हूँ इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। ये कोई जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं और ना ही मुल्क इस तरह इन चीजों पर चलते हैं। बाकी रही बात, ठीक है, मैं चीमा साहब जो दूसरा सवाल यानी कि मेरा जो सवाल था ना उसका जवाब मैं आपसे लेता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। कमर चीमा साहब, सर एक तो जो DGSPR ने कह दिया कि जो KP में टेररिज्म हो रहा है उसकी जो बुनियादी वजह है वो नार्को इकोनॉमी है। अब उसमें मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि TTP, ठीक है, प्लस पॉलिटिशियंस और आम लोग, इनमें आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो क्या होगा? एक दिन में तो ये मसला हल नहीं हो सकता, तो इस तनाजुर में फिर जो 6 तारीख को आगे मुज़ाकरात होने हैं तुर्की में, उनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम सवाल कर लेते हैं जी दहशतगर्दी खत्म नहीं हो रही, हम सवाल कर लेते हैं जी ऑपरेशन पहले भी हुए हैं, लेकिन हम वहां पे जो ग्राउंड रियलिटीज हैं जहां पे 1 एकड़ से ड्रग की आपको 20 से 25 लाख रुपया मिल रहा है और आपको पैटर्नेज, आपको वहां पे जो लोकल्स हैं वो पैटर्नेज लेते हैं TTP से, पॉलिटिकल क्लास सपोर्ट करती है, तो आपकी कुर्बानियां तो फिर फौज और अवाम ही देगी ना। तो यहाँ पे एक फैक्टर तो ये है। ये तो देखें इंटरनल इशू है, ये हम सॉल्व करेंगे और इसको ज्यादा जिसे कहते हैं ना ये गवर्नेंस का मसला है, इसको जारी बात है गवर्नमेंट एंड सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के करेंगे। लेकिन अफगान तालिबान से एक ही डिमांड थी कि देखें दोहा एग्रीमेंट के तहत उनको इस चीज को मेक श्योर करना है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। देखिए अब हमने उनके गिर्द घेरा तंग किया है। पहले सिर्फ बात होती थी कि जी इनको यहाँ से पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से हटाएं और कहीं और ले जाएं। अब ये बात हो रही है कि नहीं, हमें लिख के दें, और बीच में 2 सालिस बैठे हुए हैं और सबसे बढ़ के ये है कि वेरीफाइबल मैकेनिज्म होंगे। और उससे बड़ी बात यह है कि अगर अफगान तालिबान उन वेरीफाइबल मैकेनिज्म के बावजूद अगर वायलेशन करेंगे तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर जो डायलॉग है, डिस्कशन, उसके ऊपर हमें सिंपली एक ही बात कहनी है, सेफ हेवन्स भी खत्म करें, ट्रेनिंग कैंप्स भी खत्म करें, जो टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी खत्म करें, जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है वो भी खत्म करें। मेरा ख्याल है पाकिस्तान बहुत सारी चीजों में अफगान तालिबान को ये कह नहीं सकते कि हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो कतर को क्या कहेंगे, वो तुर्की को क्या कहेंगे, हम दहशतगर्दों को रखना चाहते हैं। मैं नहीं समझता ये पॉसिबल है और पाकिस्तान अपने मौकफ पे कायम है। हम ये जाने इस वजह से नहीं दे सकते कि किसी ने ड्रग्स का बिजनेस करना है और किसी ने दहशतगर्दों को पनाह देनी है। पाकिस्तान इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। न्याजी साहब, सर ख्वाजा आसिफ साहब जुमेरात के रोज़ हमारे प्रोग्राम में थे और उसमें उन्होंने जो है वो, मैंने उनसे पूछा भी था, सवाल भी किया था, शामी साहब ने भी पूछा था कि जी आपके जो बयानात हैं कहीं उनकी वजह से तो मामलात ख़राब नहीं हो रहे, क्योंकि ज़ाहिर वज़ीर दिफ़ा हैं। रिपोर्ट यही हो रहा था कि जब उनके ट्वीट्स का या उनके जो बयानात हैं, उनका जो पैगाम है वो इन मुज़ाकरात में दिया गया तो वहाँ से मामला ख़राब हुआ। उन्होंने इसको डिनाई कर दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने कि ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। लेकिन सर ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जो हैं वो भी यही कह रहे हैं एक इंटरव्यू में, जो कि एक निजी TV को उन्होंने दिया,
निजी चैनल को कि जी सख्त और धमकी आमेज़ जो बयानात हैं वो मुज़ाकरात को मुतासिर करते हैं। इसमें न्याज़ी साहब कितना एहतियात बरतने की ज़रूरत है? क्या इसका दारोमदार होता है या नहीं? अब जैसे अब ये बयान आ गया DGISPR का कि जी बस बहुत हो गया, अब अफगान तालिबान की तजावीज़ नहीं, हल चाहिए, हल निकलेगा आपके ख्याल में इससे? देखिए जी, मैं तो जो है उसके अंदर मेरा ख्याल है जितना गहराई में झांकूं तो मुझे तो एक बिल्कुल अंधेरे अंधेरे नज़र आता है। कुछ ये नहीं पता कि क्या रूट कॉज क्या है। मैं तो अभी इस गुत्थी को सुझाने के लिए हूँ। आपने ख्वाजा आसिफ का जिक्र किया तो मेरा ख्याल है कि वो कोई जो है इस स्पर ऑफ द मोमेंट या एक यकदम, ये नहीं कि कोई जो है एक इम्पल्सिव किस्म का था, नहीं, वो एक पूरा स्टेट का एक नैरेटिव था जिसके लिए उनको जिम्मेदार लगाया होगा। दो बंदों पे, ख्वाजा आसिफ साहब पे और एक आध दफ़ा अतौला तारिक साहब आए हैं, एक और हैं जिनको कहा गया कि आप जो है वो कहते हैं ना कि फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, कि आप पूरे अपनी तोपों के दाने खोल दो। उन्हें खोल दिए, क्योंकि कभी कोई नहीं हो सकता कि एक मुल्क के अंदर दूसरे मुल्क के ऊपर आपका मिनिस्टर बैठ के इस तरह की उसको अयाशी ना मिल सकती है ना, अगर ज़रा थोड़ा सा उसको जो बताया गया रास्ता उसे हटे तो अगले दिन उसको सैक कर दिया जाएगा। ये सवाल ही पैदा नहीं तो कोई ख्वाजा आसिफ से साहब जैसे सेंसिबल आदमी करे। इसका मतलब है उनको कोई चीज़ पकड़, स्क्रिप्ट पकड़ाया गया है और उन्होंने स्क्रिप्ट जो है वो बार बार पढ़ रहे हैं और ये उनका काम है। कुछ लोग हैं जो मुफाहमत कर रहे होंगे और डार साहब जैसे जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं जो सफारतकारी में माहिर हैं उधर से कर रहे होंगे। ये तो एक रुख। दूसरा बात ये थी कि अब आप ये देखें जो ट्राइबल एरिया जो आपने एक जिक्र किया कि जी वहाँ पे सियासतदान जो है वो मुलव्वस हैं, तो ये आप हैरान होंगे कि ये जो ट्राइबल बेल्ट है जिसमें 7 एजेंसीज़ हैं जो हमने मर्ज करके उसको सुबह KP का हिस्सा बना दिया है, ये हमेशा से पाकिस्तान के अंदर जो बंदा मफरूर होता था उसकी सेफ हेवन यही थी। जो असले की फैक्ट्रियाँ थी बड़ी बड़ी और बड़ी ज़बरदस्त असला बनाते थे। बाड़ा में ये जो ऊपर था कोहाट से ऊपर ये इलाका था, ये सारे के सारे ड्रग्स जो था इलाका गैर, जिसको इलाका गैर मशहूर था, और ये गैर के इलाके में जाके आप कत्ल करें और इलाका गैर में आप आराम से शादी ब्याह करें, वहाँ रहन सहन करें और उसके वजह मर्ज हो जाए। तो ये जो सूरत है, और ड्रग्स का यहाँ से बहुत बड़ा कारोबार था। अब वहाँ के जितने सियासतदान होते थे, मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो सियासतदान एग्जैक्टली जो उनमें सबसे ज़्यादा काम करता था, वो 10 बंदे उनको जो नॉमिनेट होकर मलक आते थे उन्हीं में से कोई ज़्यादातर, मैं सारों को नहीं ब्लेम करता हूँ, लेकिन मैं बड़ों का नाम लेना नहीं चाहता हूँ जिनके पास महल थे बड़े बड़े बादशाहों जितने ट्राइबल एरियाज में जो कि इस काम में मुलव्वस थे और सर दराज से वो जो है स्मगलिंग में और इस चीज़ों में थे। अब जाहिर है कि जब ये चीज़ ख़त्म हुई है तो वहाँ पे सिलसिला तो तब से चल रहा है, और ये उनके साथ तालिबान जो है उन्होंने उनको हाईजैक कर लिया, वहाँ से भत्ता वसूल करके, जैसे आज शामी साहब बता रहे थे, और ये सारे निज़ाम उसके मुताबिक चल रहा है। अब ये है कि जी आया इसका इसके अल्टीमेटली इसके मकासद क्या है, मैं समझता हूँ कि ये हमारी कॉम्प्रिहेंशन से ज़्यादा जो है ना बहुत दूर है। हम यहाँ बैठ के TV टॉक शो में कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे। अलबत्ता चले टॉपिक चेंज कर लेते हैं, टॉपिक चेंज कर लेते हैं। आपने निज़ाम की बात की है, अपना हाँ, मैं आपने क्या जिक्र किया निज़ाम का, ज़रा निज़ाम की बात कर लेते हैं। और बिलाखिर बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आई गई। ये जो मुलाकातें हो रही थी और इससे पहले कि चमगोइयाँ होती और हम देखते हैं कि जी कयास सराइयाँ मफरूज़े गढ़े जाते, तो बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट कर दी और उसमें उन्होंने बता दिया कि जो शहबाज शरीफ साहब सदर आसिफ अली जरदारी से मिले हैं उसमें हुआ क्या है। उसमें बेसिकली 27वीं तरमीम की बात की गई है और ये कहा गया कि जी 27वीं तरमीम जो है उस पर पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ दे। यही महीना था पिछले साल 2024 जब अक्टूबर के महीने में जो है वो 26वीं तरमीम सेनेट और फिर कौमी असम्बली से जो है वो मंजूर हुई थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो पीपल्स पार्टी है उसका CEC का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया गया है। सदर मुमलिकत जो है वो उस वक्त तक दोहा से वापस आ जाएंगे तो फिर उसमें ये फैसला होगा। बहरहाल अब जो जिक्र हो रहा है इसमें जो बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कुछ जो बातें बताई हैं कि क्या कुछ उसमें जो है वो सोचा जा रहा है तरमीम से मुतालिक। उसमें आर्टिकल 160 है, आर्टिकल 160 3A 3B ये जो है NFC अवार्ड में तब्दीली से मुतालिक है। 18वीं तरमीम में ये दोनों शिकें जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई गई थी। और इसी तरह आर्टिकल 191A है जो कि आइनी बेंच का क़याम जिसके तहत जो है वो अमल में आया था और अब इसमें मज़ीद तरमीम करके आइनी अदालतों के क़याम की बात की जा रही है। फिर आर्टिकल 200 है जजेस के ट्रांसफ़र के इख्तियार से मुतालिक। आर्टिकल 213 है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतालिक। मैं ज़रा
जानना चाहूँगा न्याय साहब आपसे सर कि एक साल के अंदर ऐसा क्या हो गया, ऐसे क्या नामुकम्मल एजेंडा था जो कि 26वीं तरमीम जो कि अभी इस वक्त जिसके खिलाफ यानी एक मामला अदालत में भी चल रहा है आईनी बेंच के सामने, तो 27वीं तरमीम जो है उसकी ज़रूरत पेश आ गई। न्याजी साहब, मैं तो समझता हूँ ये बदकिस्मती है कि आपकी जो भी झूठी सच्ची एक सियासी हुकूमत कायम है तो उसको भी अपना भरम रखना चाहिए और ऐसी तरमीम से इज्तनाब करना चाहिए। ये आइन के ऊपर ये एक बट्टा है। मेरा नहीं ख्याल है कोई बंदा जो है, कोई डेमोक्रेट जो है या कोई एक सेन जो ज्यूरिस्ट है वो इसको अप्रिशिएट करेगा इन तरामीम को। वो किसी तौर पे किसी मुल्क में जहाँ पे सही मानों में एक पार्लिमानी जमहूरियत कायम है वो इसकी गुंजाइश जो है वहाँ पे बहुत कम बनती है। लेकिन हमारे सियासतदान जो है अरसा दराज से जब भी कभी हुकूमत में आए हैं खुद अपने तौर पे अपने लिए एक वो जाल तैयार करते हैं, फिर उसी में फंस जाते हैं, फिर उसके पूरी इक़्तिदार में जाने के बाद उसी के अंदर बिलबिला रहे होते हैं। पहले तो मैं आपको ये बात बता दूँ, ये बात नोट कर लें कि ये लोग जब इक़्तिदार से दूर जाएंगे तो हकीकत है कि 26 और 27वीं और उसके बाद 28वीं तरामीम जो भी लाएंगे वो इनके अपने गले का फंदा बनेगी और इन्हीं को लेके बैठेगी। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने इतना ज़बरदस्त आइन देने के बाद उनसे सब्र का पैमाना उनका लबरेज हो गया और उसके बाद 5वीं 6वीं 7वीं आइनी तरामीम लेके आए जो कि यकीन आने को आइन का बिल्कुल हुलिया बिगाड़ के रख दिया। उसके अंदर उन्होंने जजेस के तबादले डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स के तहत जो है बगैर नोटिस के अरेस्ट करके 6-6 महीने रखना, 3-3 महीने रखना और बगैर पुलिस जो है उसको अदालत में पेश ना करे। ये सारी जुल्फ़िकार भुट्टो साहब जो आइन के खालिक थे वही उस आइन का बेड़ा कर गए और अच्छा ये हुआ कि बिलाखिर माशला ने उनसे छीन लिया। और यही बात है कि 1997 में जब ये एहतसाब बिल बन रहे थे, एहतसाब कमीशन पहली दफ़ा वजूद में आया तो बेनज़ीर साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी अप्रैल 1997 में और नवाज शरीफ साहब उसमें वज़ीर-ए-आज़म बन चुके थे। उनके साथ जाके इशारा करके कहा और मैं कहता हूँ वो तकरीर जो है ना पार्लिमानी एक तारीख में बड़ी अच्छी एक कोटेबल तकरीर है। तो उन्होंने कहा ये जो कुछ आप कर रहे हो ना हम इसको भुगतेंगे, हमारे ऊपर आप नाजिल कर रहे हो, ये एहतसाब कमीशन ये सारी जितनी जो आपने जो आप कानून साजी कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि बिल आखिर आप इसी के विक्टिम बनेंगे। उन 2 साल बाद नवाज शरीफ साहब उसके साथ भुगत रहे थे और उसके बाद क्या हाल हुआ सबका, ये नैब के कवानीन और सारी चीज़ उनके नाफिज हुए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ें हैं जो आइन को बाचलाइज कर करके आप जो है किसी गैर आइनी ताकतों को ताकत दे रहे हो, ये कोई आइन के लिए भी अच्छी नहीं है, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। अभी तक तो हर बंदा ले कहता है कि ताकत तो दी जा रही है लेकिन आइन के तहत ही दी जा रही है ना। नहीं साहब, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि इसमें कुछ ज़ाहिर है ऐसे मामलात भी हैं, अब पता नहीं ये पीपल्स पार्टी से या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से या जो इनकी जो मरकज़ी क़यादत है क्या उससे कोई मुशावरत करके ये जो है वो अभी मामलात सामने आए हैं? क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो तो क्लैरिटी के साथ जब 26वीं तरमीम हुई थी तो कुछ डिटेल्स नहीं आई थी। इस दफ़ा तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बता दें कि बिलावल साहब ने एकदम जो है वो ट्वीट करके क्यों बता दिया। इसमें तो हसास मामलात भी हैं, यानी NFC का मामला है जिस पर यानी इसको पीपल्स पार्टी शजरे ममनुआ कहती है। वो कहती है कि जी NFC कमीशन में इसमें आप जो है वो इजाफा तो कर सकते हैं, कमी नहीं कर सकते, ये आइन का हिस्सा है। आपको लगता है कि फिर कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ही जो है वो फिर ये मामला तय पाएंगे? देखिए जी, NFC अवार्ड जो है ना एक अरसे से तो इसके बारे में एक जिसको कहना चाहिए कि 1973 के आइन के बाद और उससे पहले भी उसके बाद एक इसको रेगुलाइज किया गया था और एक मुझे अब याद नहीं कि आर्टिकल कौन सा था NFC अवार्ड का जो बारह एक आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ, ये था 163A 163 है। तो ये उसमें मैं अगर आप ये बल्कि मैं पढ़ देता हूं, इसमें लिखा है कि द शेयर ऑफ द प्रोविंसेस इन ईच अवार्ड ऑफ NFC शैल नॉट बी लेस देन द शेयर गिवन टू द प्रोविंसेस इन द प्रीवियस अवार्ड। देखिए जी, ये देखें ना उसके बाद हुआ ये कि 2009 तक ये थोड़ा सा कम हो गया था, 50% तक आ गया। ये तो 80% तक हम जो NFC अवार्ड के तहत जो है फिस्कल ईयर्स के अंदर हम इसको अवार्ड करते रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये 56% पे जाके कहीं ख़त्म हुआ और पिछले 2-3 साल 2011-12 से 57.12% जो है वो जा रहा था। अब ये बोन ऑफ कंटेंशन तो थी क्योंकि हमारे डिफेंस एक्सपेंसेस जो है ड्रास्टिकली बढ़ गए हैं और आपने देखा है कि अफगानिस्तान की भी हमारी झगड़े हैं, इंडिया के साथ जो हमारी जंग हुई है, ज़ाहिर है जंग फरीब में तो नहीं लड़ी जा सकती, इसके एक्सरसाइजेज हैं, ये बहुत पैसा चाहिए इनको
फौज को इक्विप रखने के लिए। लेकिन उसके साथ ही हमारे पास एक लोन सर्विस के लिए भी पैसे चाहिए। लेकिन मैं बात जो करना चाहती हूँ उसमें एक और बात है, वो ये है कि बिलावल साहब ने जो काम किया, मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब ने जब 26 तरमीम थी तो उन्होंने इसको बिल्कुल सामने नहीं लेके आए थे, उनको तशतश बाम नहीं किया था, वो गोमगो को बातें हो रही थी, एग्जैक्टली नहीं पता था जब तक वो पेश नहीं हुई। इसको उन्हें पहले से जो है सामने लिया। इसका मतलब यह है कि वो जो है वो एक होता है कि स्पेन इन द वर्क्स, वो एक काम के अंदर जो है ना एक को ख़त्म करने के लिए, रखना डालने के लिए उन्होंने की है। क्योंकि और ये नहरों की तरह ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा सिंध के अंदर से। नहीं साहब, मुझे जरा ज्वाइन किया है आखिरी फिक्रा कि उसमें बड़ी लिमिटेशन जो है सियासी हुकूमतों की लिमिटेशन होती हैं, सूबाई हुकूमत जिनको जो को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, कि वो ऐसे नहीं आपको फ्री हैंड दे देंगी कि आप जाके एनएफसी में बांट कर खेले और उसके ऊपर वो एक रिएक्शन आएगा और फिर ये नहरों की तरह झाग। ठीक है, साथ ही नहीं साहब, अहमद बिलाल महमूद साहब ने डाट के सरबराह उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। थोड़ा सा लेट हो गए ज्वाइन करने में, लेकिन ये कि हम चाह तो ये रहते अहमद साहब कि ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, ज़रा बताएं इसकी रंगत क्या होगी, इसकी दुम की लंबाई क्या होगी, इसकी गर्दन में घंटी कौन बांधेगा? देखिए, बहुत अच्छी बात यह है कि बिल्ली बाहर आ गई है और अब उसके ऊपर डिस्कशन भी शुरू हो गई है। ये असल में अगर आप इसको क्विकली समझना चाहें, क्योंकि वक्त आपके पास बिल्कुल ज़्यादा कम है जी, तो ये सारी बातें 26वीं आईनी तरमीम में मौजूद थी, लेकिन उस वक्त इत्तफाक राय नहीं हो सका था, इनके पास नंबर भी पूरे नहीं थे, तो अनफिनिश्ड एजेंडा है ये 26वीं आईनी तरमीम का। अब इनके पास चूँकि निस्बतन नंबर मौजूद हैं, अगर पीपल्स पार्टी साथ देने के लिए तैयार हो जाए तो उन्होंने सोचा कि वो जो कमी रह गई है 26वीं आईनी तरमीम में, उसको पूरा कर लिया जाए मौके से फ़ायदा उठाने के लिए। तो ये इस बिल्ली का टोटल मेरे ख्याल में तो दरबार ये है। ठीक है, इस पे अहमद साहब, इस पे आने वाले दिनों में हम जो है वो डिस्कशन करते रहेंगे। आपने बताया दिया बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, लेकिन ये भी याद रखें कि बिल्ली जो है वो शेर की खाला होती है, तो हो सकता है कि ये 26 से भी तरमीम से भी ज़्यादा जो है वो इसमें कुछ मामला जो हैं वो सामने आ जाएँ। बहरहाल ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।